तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स क्लास 11 का चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने कल के क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन और एजम्पशंस को अच्छे से समझा था। साथ में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट को भी डिटेल में समझा था। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बचे हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट को समझेंगे। तो अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे आप जरूर देख लें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे मैचिंग कंसेप्ट, कि आखिर ये मैचिंग कंसेप्ट होता क्या है। तो बच्चों, यहाँ पे कहता है कि एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट पीरियोडिकली। तो बच्चों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी बिजनेस का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड समाप्त होने के बाद आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, ये डिटरमाइन करना। आगे कहता है बच्चों, इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यूज ऑफ दैट पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, है ना। तो बच्चों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप जिस पीरियड के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं उस पीरियड में आपने जितने भी रेवेन्यू जनरेट किए हैं, उन रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंसेस किया है, उन सारे एक्सपेंसेस को आपको रेवेन्यू से मैच करा लेना है। यानी कि उसे आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है, ताकि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही सही प्रॉफिट या फिर लॉस आपको बता सके। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आगे कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड इज मैच्ड विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। बच्चों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड का करेक्ट प्रॉफिट या फिर लॉस तभी पता चलेगा जब आप उस पीरियड के सारे रेवेन्यू को उस पीरियड के सारे एक्सपेंडिचर के साथ मैच करा देंगे। यानी कि उस पीरियड्स में आपने जितने भी रेवेन्यू अर्न किए हैं, उन रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने जितने भी एक्सपेंडिचर किए हैं, उन सारे एक्सपेंडिचर को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, अपने रेवेन्यू के साथ मैच करा देंगे। तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके बिजनेस में करेक्टली कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। क्लियर है? आगे कह रहा है बच्चों कि देयरफॉर एज पर दिस कंसेप्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर है बच्चों? यहाँ कहने का मतलब क्या है, इसी कंसेप्ट के कारण आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे एडजस्टमेंट्स को करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि एक पार्टिकुलर पीरियड में एक्चुअल आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है ना। अगर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को छोड़ देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ देंगे, इनकम अर्न इन एडवांस को छोड़ देंगे, एक्रूड इनकम को छोड़ देंगे, तो आपके बिजनेस में सही सही प्रॉफिट या फिर लॉस का पता नहीं चल पाएगा। इसलिए आप अपने बिजनेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वगैरह को एडजस्ट करते हैं। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट है बच्चों प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। बच्चों, ये प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल all anticipated losses should be recorded in the books of account and all anticipated or unrealized gain should be ignored। यानी कहने का मतलब ये है कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि आपके बिजनेस में जितने भी संभावित लॉसेस होंगे, है ना, यानी कि जितने भी संभावित लॉसेस होंगे उसको आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है? और जितने भी संभावित गेन होंगे ना, उसे आपको इग्नोर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपके बिजनेस में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है, जिसे आपने 500 रुपया में खरीदा था। ठीक है, आपने उसका वैल्यूएशन किया, उसका वैल्यू निकला 500 रुपया, लेकिन उसका मार्केट प्राइस अभी 1000 रुपया है। तो उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना पे दिखाएंगे? तो उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 500 रुपया ही दिखाएंगे, 1000 नहीं दिखाएंगे। समझ में आया? यही करना है। जितना भी एंटिसिपेटेड लॉसेज होंगे, आपको जैसे ही लगेगा कि लॉस होने वाला है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है, और जैसे ही लगेगा कि प्रॉफिट होने वाला है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। अब मान लेते हैं कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1000 का है, जबकि मार्केट में उसका वैल्यू 500 रुपया है। तो आपको क्या करना है कि उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 500 रुपया में ही दिखाना है। ये कंसेप्ट आपको यही सिखाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बच्चों, एक्रूअल कंसेप्ट। बच्चों, ये कंसेप्ट कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड और एक्रूड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस में इनकम हुआ है तो उसे आपको रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे आपको वो कैश में रिसीव हुआ हो या फिर ड्यू हो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपने क्रेडिट सेल किया, उधार में कुछ गुड्स सेल कर दिया, तो उसे आपको सेल में ऐड कर लेना है ना। उधार में सेल किया है तो उसका पैसा तो आपको मिला नहीं, उसका पैसा आपको बाद में मिलेगा, बाद में आपको कैश रिसीव होगा, लेकिन फिर भी उसे आपको रिकॉर्ड कर लेना है।
क्लियर है। आगे करना है बच्चों कि सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू वेदर कैश इज पेड और नॉट। ठीक है, उसी प्रकार से आपको एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर लेना है। अगर वो ड्यू हो गया है, अगर आपने कुछ काम करा लिया है, कुछ एक्सपेंसेस आपने कर लिए हैं, तो उसे आपको रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे उसके लिए आपने पेमेंट किया हो या फिर नहीं किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी स्टाफ का सैलरी ड्यू है, उसे आपने पेमेंट नहीं किया है, तो इसे भी हम एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे और इसे हम उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिस पीरियड का सैलरी ड्यू है। क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये बच्चों कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अगर आपके बिजनेस में कहीं पे इनकम हो रहा है, कहीं पे इनकम जनरेट हो रहा है, एक्रूड हो रहा है, तो उसे आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे कैश में अमाउंट रिसीव हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। क्लियर है। उसी तरह एक्सपेंसेस की अगर बात करें कि अगर आपने एक्सपेंसेस कर दिए हैं, कोई एक्सपेंसेस ड्यू है, तो उसे भी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे उसके लिए आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। क्लियर है। इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ, ये आपको करेक्टली पता चलेगा। साथ ही आपके बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये भी आपको सही सही पता लग पाएगा। नेक्स्ट है बच्चों कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। बच्चों इसमें कहता है कि दिस एजम्पशन स्टेट दैट अकाउंटिंग पीरियड्स एंड मेथड शुड बी रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का या फिर अकाउंटिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, उसी मेथड का यूज आप हर साल करें, है ना। ये कंसेप्ट आपको यही सिखाता है कि आप जिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, आप जिस अकाउंटिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, जिस मेथड के अनुसार आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार कर रहे हैं, अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी प्रिंसिपल का, उसी मेथड का यूज आप हर साल करें। क्लियर है। बार बार आपको प्रिंसिपल और या फिर मेथड को चेंज नहीं करना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। बच्चों ये कंसेप्ट कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसे आप उसके एक्चुअल प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जिस प्राइस पे आप उसे परचेज किए हैं उसी प्राइस पे उसे आप रिकॉर्ड करेंगे। आगे बच्चों कह रहा है कि दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स। ठीक है, ये जो कॉस्ट है इसका बेसिस बन जाता है ना, यानी कि एसेट्स का अकाउंटिंग करने के लिए ये बेसिस बन जाता है और इसी के आधार पे आगे अकाउंटिंग करते हैं आप, इसी के आधार पे आप डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने कोई एसेट्स 5 लाख रुपए में परचेज किया है, लेकिन जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे थे उस समय इसका मार्केट वैल्यू मान लेते हैं कि 4 लाख रुपया हो गया या फिर 7 लाख रुपया हो गया। ठीक है, लेकिन आपको उसे कितने में रिकॉर्ड करना है, तो 5 लाख रुपये में ही रिकॉर्ड करना है। क्लियर है। उसी के साथ साथ मान लेते हैं कि आपने 5 लाख रुपया में कोई एसेट परचेज किया था, फाइनल अकाउंट करते समय आपने इसमें कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया और डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से इसका वैल्यू घट गया। तो आपको करना क्या है कि डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आपको अलग दिखाना है और एसेट के वैल्यू को आपको अलग दिखाना है। तो एसेट का वैल्यू कितना शो करेगा, 5 लाख रुपया ही शो करेगा और उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा। क्लियर है। तो इस कंसेप्ट का कहना सिर्फ इतना है कि आप जो भी एसेट परचेज करते हैं उसे आप उसके एक्चुअल प्राइस पे रिकॉर्ड करें, आपने जितने में परचेज किया है उतने पे आप इसे रिकॉर्ड करें, बाद में वही कॉस्ट जो है उसका बेसिस बन जाएगा फ्यूचर में अकाउंटिंग करने के लिए। क्लियर है। तो बच्चों अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।